गुप्त आज हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे गुप्त, कुमार गुप्त, महेंद्र द्वितीय। और इसके अंदर जितने भी गुप्त सम्राट आएंगे ना, वो सभी आज गुप्त शासकों का काल पूरा पढ़ लेंगे। और जैसे कि गुप्त, कुमार गुप्त है, उसकी उपाधियाँ क्या थी वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जो अभिलेख है ना, ताम्रपत्र कौन से हैं, पत्थरों पे कौन से अभिलेख हैं, ये देख सकते हो आप। ये ताम्र पत्थरों पे अभिलेख, ये ताम्रपत्र, पूरा वर्णन डिटेल से देखेंगे। उसके बाद कौन सा शासक है, जैसे कि विलसड अभिलेख है, मनकुंवर है, बदसौर अभिलेख है, करमदंडा है ना, गढ़वा है। ये पूरा डिटेल से देखेंगे हम इन सबको। ये वापस देखो बदसौर अभिलेख, उसके अंदर क्या वर्णन है पूरा का पूरा। उसके बाद करमदंडा अभिलेख, उसके बाद भीतरी स्तंभ लेख, है ना। मैं वो बता रही हूँ जो आज हम पढ़ेंगे। मानकुंवर लेख, उदयगिरी लेख, मथुरा लेख, सांची लेख, तुमैन अभिलेख। उसके बाद है ताम्रपत्र। मैंने कहा 3 ताम्रपत्र हैं। और दामोदर ताम्रपत्र पढ़ेंगे, जिस तरह मैंने अभी बताया आपको। ये तीनों ताम्रपत्र है, धनदेह, दामोदरपुर और वैग्रह। इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे स्कंदगुप्त और इसकी पूरी जानकारियाँ। फिर इसकी भी उपाधियाँ क्या क्या थी वो पढ़ेंगे, कौन कौन सी उपाधियाँ थी। फिर इसमें जो हुनों का आक्रमण वगैरह हुआ पूरा डिटेल से, कौन सा प्रथम हुन आक्रमणकार था, कितने हुन आक्रमण हुए। बाद में स्कंदगुप्त के जो अभिलेख है ना, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, इंदौर ताम्रपत्र में क्या जानकारी है। जूनागढ़ अभिलेख तो हम चंद्रगुप्त मौर्य से काल से ही पढ़ते आ रहे हैं, और वापस से एक बार और डिटेल से बता दूंगी मैं। उसके बाद स्कंदगुप्त के सिक्के कौन कौन से थे, क्या क्या जानकारी है, कितने ग्राम के थे। फिर स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे ना, वो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम। और ये देख सकते हो कौन कौन से थे, क्या था। उसके बाद पढ़ेंगे भानुगुप्त है ना, वो इम्पोर्टेंट शासक था वो। उसके बाद कौन कौन शासक बने, और ये नरसिंहगुप्त द्वितीय है ना, नरसिंहगुप्त बाला द्वितीय, उसके समय में जो गुप्त शासक थे वो अलग अलग शाखाओं में कहाँ कहाँ बटे थे। बंगाल में कौन था, मगध में कौन था, मालवा में कौन था, पूरा डिटेल से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा गुप्तकालीन प्रशासन, जो केंद्रीय प्रशासन है, जिसके अंदर प्रांत, विषय, फिर है विधि, फिर पैठ, फिर ग्राम। यानी कि ये हमारा नेक्स्ट दूसरा पार्ट होगा। ये अभी स्टार्ट है, अभी शासकों का आज पूरा वर्णन होगा। और ये सीरीज शायद हमारा 5वां वीडियो है, जिसके अंदर से हम गुप्त, सरीगुप्त से स्टार्ट किया था, सरीगुप्त पढ़वाया। तो स्टार्ट करते हैं गुप्त, कुमार गुप्त, जिसे महेंद्र द्वितीय कहते हैं। और आज हम वो भी पढ़ेंगे, क्या सती प्रथा का जो उल्लेख हम कई बार पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है, कौन से अभिलेख में मिलता है, और किस राजा का सेनापति था और उसका क्या नाम था, और वो कहाँ मारा गया, और उसके साथ कहाँ शहीद हुई थी, जो एरन अभिलेख में मिलता है ना, किसकी पत्नी थी, पूरा डिटेल से हम देखेंगे। ये हमें जानकारी मिलती है। और फिर बंगाल में कब प्रतिबंध हुआ सती प्रथा का, पूरा डिटेल से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त शासक है ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त की प्रथम संतान थी कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय। इसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। किसने, कुमार गुप्त ने। 40 भी आता है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको 41 भी मिलेगा। इसमें आप इसको कंफर्म कर ले, कंफर्म नहीं है, लेकिन आएगा या 40 या 41 ही आएगा। इसका उल्लेख है ना विलसद अभिलेख, स्तंभ लेख में मिलता है कि भी सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त सम्राट था कुमार गुप्त। छोटा भाई था इसका गोविंद गुप्त। कुमार गुप्त ने अनंत देवी से विवाह किया था। इसके अनंत देवी से विवाह किया था। और उपाधियाँ इसकी क्या थी, तो ये मैं बता दूँ पूरी। अब हम कुमार गुप्त की उपाधियाँ देखेंगे। अब हम तो पहली थी परम भागवत उपाधियाँ ना, ये गढ़वा लेख में मिलती है इसकी। महेंद्रादित्य, महेंद्र, और ये महेंद्र है ना, ये गजारोही प्रकार के सिक्के भी चलाए थे इसने, गजारोही प्रकार के। किसने, कुमार गुप्त ने। सक्रादित्य, हेमसांग ने इसे नाम दिया था सक्रादित्य। फिर है व्याघ्र बल, ये सिक्कों पे मिलती है इसकी उपाधि। किसकी उपाधि, कुमार गुप्त की। और यह ना मथुरा मयूर प्रकार के सिक्के भी इसने चलाए थे। किसने, कुमार गुप्त ने, जिस पर कार्तिकेय की आकृति बनी हुई है, कार्तिकेय की। और उसके बाद है लास्ट में अप्रतिज्ञ, ये भी उपाधि इसकी थी। और सॉरी, ये भी इसकी उपाधियाँ भी थी और ये सिक्कों पे मिलती हैं। और ये अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ है ना, ये किसने किया था, तो गुप्त सम्राटों में प्रथम बार किसने किया था, ये ना हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है ना समुद्रगुप्त की, उसके अंदर हमें नहीं मिलता कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, चाहे समुद्रगुप्त हो या कुमार गुप्त। तो 2 सम्राट ही गुप्त शासकों में ऐसे थे, जिसमें समुद्रगुप्त था और एक था कुमार गुप्त। इन दोनों ने ही अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये जानकारी हमें या तो सिक्कों पे मिलती है या एरन अभिलेख से मिलती है। बाकी हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो अश्वमेध यज्ञ एक इसने ही करवाया था। कौन था,
कुमारगुप्त और एक समुद्रगुप्त। बाकी न चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया, न चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाया, न भानुगुप्त ने करवाया, न स्कंदगुप्त ने करवाया, न विष्णुगुप्त ने करवाया, है ना, इस अश्वमेध यज्ञ। और ये जानकारी हमें सिक्कों पे भी मिलती है और एरन अभिलेख से मिलती है। मयूर प्रकार के सिक्के सिर्फ एकमात्र शासक यही है कुमारगुप्त, इसने ही चलाए थे, बाकी किसी ने इतने हमें नहीं जानकारी मिलती। गजारोही के सिक्के भी इस कुमारगुप्त ने ही चलाए थे। बाकी ये सिक्के तो सब शासकों ने चलाए थे, गुप्त शासकों ने, है ना। परमभागवत, महेंद्र के इसने चलाए थे। सक्रादित्य देखो, चंद्रगुप्त सेकंड ने भी चलाए थे सक्रादित्य के। गुप्त शासकों में कुमारगुप्त ने ही सर्वाधिक अभिलेख है। तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो मिलते हैं ना हमें, वो कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। बाकी किसी के इतने नहीं है। कितने हैं? 18 अभिलेख हैं और 14 प्रकार के सिक्के इसने जारी करवाए थे। अब है इसके अभिलेख। पत्थरों पे जो अभिलेख मिले थे वो कौन कौन से थे? विल्सन अभिलेख जो यूपी में एटा, मनकुवर जो भी है, मनकुवर इलाहाबाद में, और वर्तमान में इसे प्रयागराज कहते हैं। मदसौर और ये मालवा एमपी में, है ना। करमदड्डा और तुमेन अभिलेख जो ग्वालियर में, और गढ़वा जो इलाहाबाद में। ये है पत्थरों पे लिखे हुए अभिलेख है। इसकी जानकारी पूरी डिटेल से देखेंगे। उसके बाद है ताम्रपत्र जो धंधे हैं, राजशाही जिला ये बांग्लादेश, और दूसरा है दामोदरपुर ये दिनाजपुर ये बांग्लादेश, और वैग्राम जो वोगरा में है। ये तीनों एकमात्र शासक है कुमारगुप्त। इसके जो ताम्रपत्र हैं वो भारत से बाहर यानी कि बांग्लादेश में मिले हैं। बाकी इसके शासनकाल में जैसे कि पाटलिपुत्र वगैरह में नहीं मिलते। आगे हम देखेंगे ना, तो अयोध्या को कौन राजधानी बनाता है वो भी देखना आप। अयोध्या को राजधानी कौन बनाता है? ये जो हमने बांग्लादेश का धनदेव अभिलेख पढ़ा ना, ये ताम्रपत्र है। और एक धनदेव है जिसका अयोध्या अभिलेख है ना। अयोध्या अभिलेख भी याद रखना किसके शासनकाल का, वो आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा है वो आगे। और वत्सभट्टी है, मदसौर अभिलेख है ना, यह मदसौर प्रशस्ति, इसका जो लेखक है वो वत्सभट्टी है। जिस तरह हमने कौन सा पढ़ा था, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, उसका कौन सा था? उसका था हरिसेन। और उसको जो लिपिबद्ध किया था ना वो तिलक भट्ट ने किया था। इसमें है ना सुमेरु और कैलाश पर्वत दोनों की जानकारी मिलती है मदसौर प्रशस्ति या मदसौर लेख से। इसमें सूर्य मंदिर का निर्माण एक तंतुवाय से रेशम बुनकरों ने, तंतुवाय श्रेणी होती है ना जो रेशम बुनकर होते हैं, उन्होंने बनवाया था सूर्य मंदिर। इसकी जानकारी हमें मदसौर अभिलेख से मिलती है। यह एक प्रशस्ति के रूप में भी है। इसी में गुप्त वंश संवत की जगह विक्रम संवत है। इसमें जो तिथि दी हुई ना वो गुप्त संवत नहीं दी हुई। गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 से 320 में। जबकि इसकी जो गुप्त संवत की जानकारी नहीं मिलती, विक्रम संवत की मिलती है। और जब गुप्त संवत की स्थापना हुई थी उसी समय वल्लभी वंश में हुई थी। विक्रम संवत की जो वल्लभी संवत की भी स्थापना हुई थी जो गुजरात में हुई थी ना। और उसके बाद है करमदंडा अभिलेख। करमदंडा अभिलेख में कुमारगुप्त को करमदंडा अभिलेख यूपी के फैजाबाद जिले में। फैजाबाद को याद रखना, वर्तमान में राम मंदिर अयोध्या ना वही है, तो इसका फैजाबाद नाम हो गया। अयोध्या का जो राम मंदिर है वो फैजाबाद में। इसकी रचना कुमारगुप्त ने, कुमारामात्य यानी कि राजकुमार था इनका, पृथ्वीसेन ने की थी। शिव की प्रतिमा स्थापित करके पृथ्वी ईश्वर की शिवलिंग की स्थापना की थी। किसने की थी? करमदंडा अभिलेख में इसके जो पृथ्वीसेन है ना उसने, राजकुमार थे ये। भीतरी स्तंभलेख कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में हूणों के आक्रमण का वर्णन मिलता है। यानी कि हूणों का जो आक्रमण हुआ था ना, कि कौन सा हूण आक्रमण था जिसने प्रथम बार आक्रमण किया था, वो अभी आगे आएगा, आप देखना पूरा वीडियो स्किप न करना। उसके बाद कौन आया था, पूरा डिटेल से हूणों की जो क्रम है वो भी बताऊंगी मैं। कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में हुआ था, है ना। मानकुर, बस इतना ही लिखा हुआ है। इलाहाबाद बुद्ध मित्र है ना, मानकुवर है ना, यहाँ बुद्ध मित्र द्वारा बुद्ध प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में। उदयगिरी लेख एमपी में है। शंकर नाम व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति बनाने का उल्लेख यहाँ मिलता है हमें। मथुरा लेख जैन मूर्ति दलिताचार्य का उल्लेख मथुरा लेख में मिलता है। सांची लेख हरिस्वामी द्वारा सांची लेख को दान दिए जाने का वर्णन है, हरिस्वामी। और तुमेन अभिलेख ग्वालियर में एमपी मध्य प्रदेश में जो 435 ईस्वी का है। इसमें कुमार गुप्त प्रथम को क्या कहा गया है? तुमेन अभिलेख में शरदकालीन सूर्य की बाती तुमेन अभिलेख में कहा गया है। लेकिन एक कौन है वो तुमेन अभिलेख में, सॉरी, इसकी जानकारी तुमेन अभिलेख में मिलती है। और एक ताम्रपत्र अभिलेख है वहाँ भी मिलती है, जिसे कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की बाती बताया गया। तो अब है ताम्रपत्र जो 3 दामोदर ताम्रपत्र दिनाजपुर बांग्लादेश में। भूमि को क्रय विक्रय संबंधी विषय यहाँ जो रहा था इसकी जानकारी जो कि 6 ताम्रपत्र मिले हैं। इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन की बाती बताया गया, शरदकालीन की सूर्य बताया गया है।
तीसरा जो ताम्रपत्र है ना, कुमारगुप्त की शासन व्यवस्था का कुछ ग्राम अधिकारियों का भी इसमें वर्णन है। उसके बाद है ग्रामिक, मेहतर, कुटुंबन, अष्टकुलीन का उल्लेख मिलता है। यहाँ का राज्यपाल कौन था? चिरादत्त। इसकी भी जानकारी हमें दामोदर ताम्रपत्र में मिलती है। उसके बाद ये जो ताम्रपत्र है ना दिनाजपुर, इसमें घटोत्कच था ना, गुप्त का प्रथम संस्थापक सरिगुप्त, उसका पुत्र था घटोत्कच। वो है ना, वो पूर्वी मालवा का राज्यपाल था, ऐसा इसकी जानकारी मिलती है। और अभिलेख में भी मिलती है और इसी ताम्रपत्र में मिलती है, दिनाजपुर ताम्रपत्र में मिलती है। धनदेव वगैरह में कुछ कुमारगुप्त के कालीन की जानकारी मिलती है, बस इसमें भी दोनों के। फिर कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने बांग्लादेश में ताम्रपत्र मिले हैं, जिसके एक ही गुप्त वंश का शासक था जिसके बांग्लादेश में ताम्रपत्र मिले। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इसके: सर्वाधिक सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए थे और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, लेकिन इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और कौन सा शासक था? लक्ष्मण सेन, पाल वंश का शासक था यहाँ बंगाल पे। और ये बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी कुमारगुप्त ने स्थापना की थी और इसको जला के नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत में आया था, तुर्क था। उसके बाद ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाता है ना, उसके बाद ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी 1203 में उसे भी नष्ट कर देता है तोड़ फोड़ करके। और इसके समय में सबसे बड़ा जो मुद्राओं का भंडार मिला है ना, वो बयाना भरतपुर, ये राजस्थान में है भरतपुर, वहाँ 623 मुद्राएं मिली हैं। किसकी? कुमारगुप्त की मुद्राएं मिली हैं। और 1202 में ये मैंने बताया, अभी ये लिखा मैंने खुद ने, वो नोट पॉइंट कर लो आप, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद गोरी का दास था। और 1203 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया, 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। और सर्वाधिक अभिलेखों की संख्या भी इसी के शासन की, मैंने बता दिया ये तो। अब हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त 455 से 467। यह गुप्त वंश का महानतम शासक था, अंतिम महानतम शासक था यानी कि। और जूनागढ़ अभिलेख, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का राज्यारोहण किसने किया था? लक्ष्मी ने किया था। ये जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में और क्या क्या जानकारी मिलती है मैं थोड़ी सी और मैप से बता दूं। ये जूनागढ़ अभिलेख है ना, उसके अंदर 4 राज्यपालों की जानकारी मिलती है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास से इंपॉर्टेंट तथ्य है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि परीक्षा में यहाँ से आता है। 4 शासकों की जानकारी मिलती है, 4 राज्यपालों की जानकारी मिलती है। तो 4 शासक कौन कौन से थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, उसके समय में जो राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसने गिरनार सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था ना, वो थी। उसके बाद था अशोक की जानकारी भी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। रुद्रादमन शक था ना, शक शासक, रुद्रादमन ही एक ऐसा शासक था जिसने गुजरात में संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया, स्थानीय भाषा को संरक्षण दिया। और जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र प्रथम अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में है। इससे पहले हिंद एवं शासकों में या अलग भाषाओं में ये भाषा लिखी जाती थी हमारे यहाँ जो अभिलेखों में। फिर स्कंदगुप्त की भी जानकारी मिलती है। जो स्कंदगुप्त के समय में प्रणदत्त था ना, इसका राज्यपाल था और इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसकी भी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और प्रणदत्त किसका पुत्र था? ये ना प्रणदत्त है ना, उपराज्यपाल कौन था? गिरनार का प्रशासन स्कंदगुप्त को, और इसका राज्यपाल प्रणदत्त का पुत्र था चक्रपालीन, का भी वर्णन इस अभिलेख में मिलता है। प्रणदत्त का जो पुत्र था चक्रपाली है ना, उसका भी हमें वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और इन चारों ने सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था और इन सब का वर्णन भी मिलता है, वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है ना। और ये सब मैंने जानकारी बतानी थी, इंपॉर्टेंट थी, वो बताई। अब स्कंदगुप्त की जो उपाधि है वो देख लेते हैं। कर्मादित्य, विक्रमादित्य, सक्रोतम, परम भागवत और देश रक्षक। देश रक्षक तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। और इसकी भी जानकारी कहाँ मिलती है? जहाँ हुणों को इसने हराया था, ये भी अभी बताऊंगी मैं कौन से अभिलेख में मिलती है। यह वैष्णव था, इसने अपनी राजधानी अयोध्या बनाई थी। मैंने कहा ना, एक शासक इसने अयोध्या बनाई थी, बाकी सबकी राजधानी पाटलिपुत्र वगैरह ही थी या मगध के आसपास के क्षेत्र थे ना। स्कंदगुप्त ने 466 में चीन के शासक है ना, सोंग सम्राट के यहाँ अपना राजदूत भी भेजा था। हुणों का आक्रमण हुआ था इसी के समय में, स्कंदगुप्त के समय में। तो हुण मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुणों का नेता था खुशनवाज। प्रथम आक्रमण इसी के समय में हुआ था और ये प्रथम नेता ये था खुशनवाज। और भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश, हुणों की पराजय का उल्लेख मिलता है। मैंने कहा हुणों को किसने हराया था? तो स्कंदगुप्त ने हराया था और इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है जिसमें हुणों की पराजय हुई थी।
तो जूनागढ़ अभिलेख में हुणों और गुप्तों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है, जो स्कंदगुप्त और गुप्त हुण शासकों के बीच में हुआ था ना। और ये कौन खुशनवाज था, मैंने कहा शासक युद्ध हुआ था। और इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलती है, और हराने का जो मिलती है ना वो स्कंदगुप्त में मिलती है, और युद्ध का वर्णन है वो जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलता है। और इसमें जो लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है कि भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप उठी, किसकी, हुणों के विरुद्ध युद्ध के क्षेत्र में उतरते हुए। निकी जो स्कंदगुप्त जो युद्ध कर रहा था, उनकी जो तलवारें थी वो एक दूसरे से ऐसे टकरा रही थी, आसपास में बिजली चमक रही हो, इतनी तेज टंकार सुनाई दे रही थी, इतना भयंकर युद्ध हुआ था। उसका वर्णन हमें भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख दोनों में मिलता है। तोरमान के बाद उसके पुत्र मीरकुल ने आक्रमण किया था। तो पहला शासक खुशनवाज, उसके देखो पहले खुशनवाज, उसके बाद तोरमान, उसके बाद मीरकुल। इन तीनों ही हुण शासक थे जिन्होंने आक्रमण किया था भारत पर। अब स्कंदगुप्त के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख हुणों के मलेच्छों को, हुणों को क्या कहा गया, मलेच्छ कहा गया, किसके अंदर, जूनागढ़ अभिलेख की। और समय इसमें समय की गणना की जानकारी मिलती है। और इसमें है ना स्कंदगुप्त को नाम है श्री परीक्षित वक्ना, है ना, इसका ये नाम है श्री परीक्षित वक्ना, है ना, श्री परीक्षित। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया, और समय की गणना की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। और श्री परीक्षित वक्सा किसको कहा गया है, स्कंदगुप्त को कहा गया है। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। उसके बाद अभिलेख कौन सा है, ये 8वें श्लोक में युद्ध की जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख है ना, भीतरी स्तंभ लेख उसका 8वां श्लोक है। जिस तरह मैंने हरिसेन में पढ़ा था ना, 13वीं 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त विजय थी, 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिण विजय थी, 21वीं में सीमावर्ती राज्यों की विजय थी, 23वीं 24वीं में विदेशी राज्यों की विजय थी। ये सब हमने हरिसेन प्रशस्ति नेक्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा हो तो वो देख लें, और मेरे टीचिंग चैनल को ज्वाइन कर लें, और मेरे टीचिंग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। आपको ये सब वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। जो प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज चल रही है, गुप्त काल की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है मेरे टीचिंग पे। तो भीतरी स्तंभ लेके 8वें श्लोक में इस युद्ध की जानकारी मिलती है, जो मैंने अभी बताया, हुण और गुप्तों के बीच में। उसके बाद है ना, इसमें समुद्रगुप्त है ना, ये जो भीतरी स्तंभ लेख है ना, उसके अंदर देखो इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, इन सब की माताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। लेकिन यह स्कंदगुप्त की काव्यमती प्रशस्ति भी कहा जाता है, लेकिन स्कंदगुप्त की माता का नाम इसमें हमें कहीं नहीं मिलता है। देखो चंद्रगुप्त प्रथम मिलती है, कुमारगुप्त प्रथम माँ, और सबकी समुद्रगुप्त, इन सब की माताओं के नाम मिलता है, लेकिन स्कंदगुप्त का नहीं मिलता। ये कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त, जब हमने पढ़ा ना अभी, कुमारगुप्त उसका पुत्र था। और ये देखो, ये अभी नोट पॉइंट देखना है। अभी हम देखें कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख गोरखपुर में, इसमें सक्रोतम इसकी उपाधि थी ना, और भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई थी। ये इसकी जानकारी हमें कहोम अभिलेख से मिलती है। उसके बाद है हमारा अभिलेख इंदौर ताम्रपत्र बुलंदशहर जिला यूपी में। और इंदौर ताम्रपत्र में तेली श्रेणी द्वारा सूर्य पूजा या सूर्य मंदिर बनाने का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर है, इंदौर ताम्रपत्र में। उसके बाद हम देखेंगे गढ़वा अभिलेख है, जो स्कंदगुप्त का अंतिम लेख था, गढ़वा अभिलेख। और दूसरा एक और अभिलेख है सूपिया अभिलेख, रीवा मध्य प्रदेश में मिला है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो है ना चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त, इन सब की रानियों का वर्णन भी हमें भीतरी स्तंभ में मिलता है ना। मैं यही लिखा हुआ, देखो ये भीतरी स्तंभ लेख है, ये भीतरी स्तंभ लेख 8वें में गुप्त और हुणों का आक्रमण की जो जानकारी। उसके बाद इसके अंदर इन सब की माताओं की जानकारी, जिसमें स्कंदगुप्त की माताओं का नाम नहीं है। उसके बाद इन सब की रानियाँ, कौन सी रानियाँ थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त, इन तीनों की रानियों के नाम भी हमें मिलते हैं भीतरी स्तंभ लेख में, है ना। एरण अभिलेख अभी हम पढ़ेंगे। अभी सती प्रथा का उल्लेख आना, सती प्रथा मैं पूरा समझाऊंगी। स्वर्ण सिक्के कौन से कितने थे, 144 से 146 ग्रैंड के, जो सबसे भारी सिक्के, यानी कि गुप्त काल में सबसे भारी सिक्के स्कंदगुप्त के समय चले थे। और इससे पूर्व सिर्फ 118 और 123 ग्रैंड के ही होते थे सिक्के। इसके समय में सिक्कों पर में मिलावट थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलावट वाले सिक्के विष्णुगुप्त ने जारी किए थे, याद रखना। पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्कों को चलाने वाला जो अंतिम गुप्त सम्राट था, जारी रखने वाला, सॉरी चलाने वाला नहीं, जारी रखने वाला था, वो कौन था, स्कंदगुप्त ही था। और इसने नंदी बैल प्रकार की मुद्राएं चलाई थी स्कंदगुप्त ने। अब स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी रहेंगे, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी, जिसके अंदर पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड और बुधगुप्त। कुमारगुप्त सेकंड और बुधगुप्त है ना, ये पुरुगुप्त के पुत्र थे। पुरुगुप्त की माता का नाम अनंत देवी था, पिता का नाम कुमारगुप्त था। स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था ये, यानी कि स्कंदगुप्त के पुत्र था
दो थे ना, एक तो था स्कंदगुप्त का 2 पुत्र थे, एक था ये पुरुगुप्त और दूसरा है कुमारगुप्त, सॉरी सौतेला भाई था। तो कुमारगुप्त का पुत्र था ना स्कंदगुप्त, तो ये सौतेला भाई था जिसके 2 इनकी दासी पुत्र था। और स्कंदगुप्त का सर्वाधिक आयु में शासक बनने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था, यानी कि पुरुगुप्त है ना, इसकी उम्र ज़्यादा थी, ज़्यादा उम्र में ये शासक बना था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बाकी सब वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। स्कंदगुप्त खुद भी क्या था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद कुमारगुप्त की इतनी जानकारी नहीं है। बुधगुप्त है ना, इसके पिता पुरगुप्त थे, यानी कि पुरगुप्त का पिता था, पुत्र था। और इसकी माता महादेवी हैंसांग के अनुसार यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसके 3 ताम्रपत्र पहाड़पुर में मिले हैं, जिसमें इसे क्या कहा गया, देवदत्त है ना, देवदत्त, परम देवता कह सकते हो, परम देवता कह सकते हो। ये था इनकी जानकारी मिलती है इनके जो ताम्रपत्र है ना वहाँ। उसके बाद था नरसिंह गुप्त, जिसने बालादित्य की उपाधि धारण की और परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी नरसिंह गुप्त ने। और इसमें कुल हुण नेता कौन था, मीर कुल ने इसने हराया था। तो मीर कुल का जो हुणों का आक्रमण हुआ पहले स्कंदगुप्त के समय में भी हुआ था और वहाँ उनको हराया गया। उसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ स्तंभ लेख में मिलती है, क्या क्या उसकी जानकारी थी। लेकिन इसने मीर कुल को हराया था। मीर कुल स्वयं खां था ना, स्वयं खां से नाम हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसका ही पुत्र था। और उसके बाद आएगा तोरमान है ना, और फिर भानुगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भानुगुप्त, लास्ट रहा है अभी लास्ट पेज ही है शायद। तो भानुगुप्त, इसका वर्णन 510 के एक एरन अभिलेख में इसका वर्णन है। इसमें इसकी सेनापति कौन था, गोपराज। हुणों से लड़ता हुआ मारा गया था गोपराज। किसका सेनापति था, भानुगुप्त का, वो मारा गया था। और इसके पत्नी थी ना, उसकी पत्नी चिता में जली थी, यानी कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यही था भानुगुप्त का। एरन अभिलेख में हमें पता चलता है कि ये सती हुई थी गोपराज की पत्नी। भानुगुप्त के बाद जो शासक बने थे वो बता दूं, लेकिन जो ये पत्नी थी ना, भारत में सती प्रथा को एक कुप्रथा के रूप में ये यहाँ से स्टार्ट होती है, गुप्त वंश से स्टार्ट होती है। इसको बंद करने के बहुत से प्रयास भी किए गए थे, लेकिन लास्ट जाके कहाँ बंद हुई थी, 1833 का चार्टर एक्ट। यानी कि पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसने भी सती प्रथा पे रोक लगाने के बहुत से प्रयास किए। उसके बाद अकबर के शासनकाल में भी बहुत से प्रयास हुए। और एक आया था अल्ब्रुक, फ्रांसिसो अल्ब्रुक था ना, उसने गोवा में सर्वप्रथम प्रतिबंधित किया था किसको, सती प्रथा को। उसके बाद 1829 में कौन था, विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सर्वप्रथम सती प्रथा पे रोक या प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद 1830 में कहाँ, बम्बई व मद्रास दोनों जगहों में सती प्रथा पे रोक लगाई थी। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया था और धारा 17 थी, जहाँ सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंध और ये अपराध के रूप में से घोषित किया गया था सती प्रथा को। और प्राचीन काल में अगर हम देखें तो एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के हमें प्रमाण मिलते हैं, जो भानुगुप्त का है। और गोपराज की पत्नी सती हुई थी, जो हुणों से लड़ते हुए उसका सेनापति था, वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं भानुगुप्त के बाद जो शासक हुए थे, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड, ये अंतिम ऐसे देख सकते हो। बालादित्य के बाद नरसिंह गुप्त, बालादित्य के बाद अंतिम महान गुप्त शासक कुमारगुप्त थर्ड था। और विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था, जिसने उपाधि कौन सी धारण की थी, चंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और अंतिम गुप्त शासक था नरसिंह गुप्त बालादित्य है ना, नरसिंह गुप्त बालादित्य या बालादित्य या नरसिंह गुप्त। इनके समय में गुप्त सम्राट शासक है ना, गुप्त वंश 3-4 शाखाओं में विभक्त हो गया था। वो शाखा थी मगध में होता नरसिंह गुप्त था, मालवा में भानुगुप्त था और बंगाल में वैन्यगुप्त था। इन शाखाओं में ये विभक्त हो गया था नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय, जो बालादित्य इसकी उपाधि थी। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जहाँ गुप्तकालीन प्रशासन पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रशासन, जिसको कितने भागों में बांटा गया है, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेहर टीचिंग पे आप जो भी चैनल पे आए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मेहर टीचिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और जय हिंद जय भारत।